सीखते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल से मेरा मतलब है कि जितनी भी बार मैं जब भी बोलता हूँ, ये बोलता हूँ कि टाइम टेबल का मतलब वो नहीं कि एक बड़े से चार्ट पेपर के ऊपर आप लिख के चिपका दिया उसको, वो कभी फॉलो नहीं होता है। कैसे इस मोमेंट पे हम पहुंचे हैं ये आप अभी इमेज नहीं करेंगे। तो जैसे भी कोई भी आपको दिक्कत हो, सर से कांटेक्ट करिए और सर मेरे से कहेंगे। जैसे ही मेरा 1 या 2 दिन में फ्री शेड्यूल होगा, मैं जरूर आपके दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, आज एक बार पुनः हम आपके साथ जो एक बहुत अच्छे सेशन के लिए स्वप्न दृष्टा जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक इतना शानदार जो नीट की अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेके एक बहुत जनरल इश्यूज अपने पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जनरल यदि आप नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे अभिभावकों के रूप में, किसी भी गार्जियन के रूप में आप भूमिका निभा रहे हैं, या एज ए खुद स्टूडेंट है, या भविष्य में यदि आप मेडिकल फील्ड के कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी तरह की दूसरी बातों को डिस्कस नहीं करके ओनली फॉर नीट फोकस्ड जो भी आपका एम है, चाहे वो टॉप रैंकर्स का हो या चाहे आप रिपीटर्स से रिलेटेड हो, या हो सकता है कि आप भविष्य में नीट को लेके कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं, तो इसके बारे में आज एक बहुत शानदार नीट का जो एक एक्सपीरियंस जो अपना होता है। जैसा कहा भी जाता है कि यदि हम किसी को शब्दों से समझा रहे हैं तो उसमें हम डिटेल से उनको वो वास्तविकता नहीं बता सकते जो हमने लाइफ में खुद ने फेस की हो। तो ऐसी एक बहुत अच्छी सीरीज जो हमने IAS, RAS और पहले भी नीट, IITN या हर फील्ड के जो भी क्वालिफाइड थे उनसे हम पहले भी ये सीरीज़ आप तक लेके आए थे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये सीरीज़ होती है। इसमें कुछ भी आपको खर्च नहीं करना होता। तो इसी के लिए अभी हमारे साथ आज स्टूडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन नीट की एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के साथ आते हुए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए। तो आज के सेशन में सबसे हमारे बिल्कुल एक कॉल के ऊपर जो यस सर का आंसर मिलता है, तो डियर हार्दिक का सबसे पहले आज इस स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे। अभी आपका जो टाइमिंग है वो सबसे पहले तो बहुत अच्छी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि हमारा वो जो वीडियो था स्टूडेंट्स के लिए उस समय आपकी काउंसलिंग वगैरह नहीं हुई थी, ये भी फाइनलाइज नहीं था कि कहाँ मेडिकल कॉलेज मिलेगी, हमारा फ्यूचर की क्या रहेगा। तो काफ़ी अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन था और फिर आपको एम्स दिल्ली मिली, जो एक नीट के स्टूडेंट की यूँ कहें कि जो पहला ड्रीम होता है कि मुझे कैसे न कैसे एम्स मिले और एम्स में दिल्ली मिल जाए। तो आपको और आपके पूरे परिवार को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज भविष्य के डॉक्टर और भविष्य के डॉक्टर्स में भी जो बेस्ट डॉक्टर्स की सीरीज जहाँ से निकलती है, तो एम्स दिल्ली के जो डॉक्टर हम यूँ कहना चाहेंगे अब, वो हमारे साथ हैं। और कैसे यहाँ तक की जर्नी इन्होंने तय की वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो थोड़ा सा अपना इंट्रो जनरली अपन थोड़ा सा बात करके फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ताकि न्यू व्यूवर्स भी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ताकि उनको थोड़ी सी इस जर्नी तक पता चले। जरूर। नमस्ते, मेरा नाम हार्दिक धायल, मैं 6 सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ MBBS एम्स न्यू दिल्ली से। मैंने 2019 नीट एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी रैंक थी 367, OBC 75। उसके बाद एम्स एग्ज़ाम दी, उसके अंदर मेरी रैंक थी 257, जिसके बाद मुझे एम्स न्यू दिल्ली मिला और अभी मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया, ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। इसके माध्यम से जितने भी आपके डाउट्स होते हैं बच्चे के, अभिभावकों के, वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ से गुजरते नहीं हैं तब तक आपको उसका मालूम नहीं होता है। और जो गुजर चुका है उस चीज़ से, वो आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता है कि उन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ झेली हैं, क्या क्या उनके सामने मुश्किलें आई हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ आप इससे जान सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको कुछ खर्च नहीं करना है इसके बारे में, तो ज़रूर इसको मन लगा के देखिए। और अगर आपका कुछ भी इससे बेनिफिट होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे लिए। बहुत अच्छा। अपना हार्दिक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी नीट की एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रही है और स्टूडेंट के एक तरफ फियर, हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी, ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जिसको लेके विद्यार्थी अपनी प्रिपरेशन से ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करने लग जाता है। और रही उनकी जो इस समय टेस्ट सीरीज़ कोचिंग है किसी की भी चलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनका जो स्कोर है जैसे कम हो जाता है किसी एक टेस्ट सीरीज़ में, या ऐसा कुछ भी होता है, तो उस समय भी उसके बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं कि मेरा होगा या नहीं। कुछ रिपीटर्स को तो और भी ज़्यादा फियर होता है कि मेरा इस साल भी क्या होगा। तो सबसे मेन क्वेश्चन इस समय जो एग्ज़ाम के टाइम का लेके आ रहा है, इसमें एक इम्पोर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन हम निकालना चाहते हैं कि इस कम समय में
जो हमारे पास बहुत कम समय बचा है, उसमें हम एक अपनी जीरो लेवल से तैयारी की जो इस समय पॉसिबल नहीं है, तो जितना हमने तैयार किया है उसमें अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रख सकते हैं? ये देखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो ये हर बच्चे के साथ होना लाजमी है। सबको थोड़ा भय होता है, थोड़ी टेंशन होती है, थोड़ा अनसर्टेनिटी भी होती है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। जैसे जो फाइनल टेस्ट सीरीज चलती है हर कोचिंग के अंदर, उसमें किसी टेस्ट के अंदर ऊपर नीचे हो जाए तो अलग से डर होता है कि ये अगर ऐसा पेपर मेरा एग्ज़ाम के अंदर हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ये देखिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये सबके साथ होती हैं, ये मैंने भी फेस किया है, ये लगभग हर बच्चा फेस करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। ये जो भी जिस फेज से आप गुजर रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है समय पे आपने जितनी भी तैयारी की है 1 साल 2 साल, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा होगा तो 1 टेस्ट 2 टेस्ट ऊपर नीचे स्कोर चला जाता है, कोई बात नहीं। मेरा भी जैसे जो फाइनल टेस्ट सीरीज थी उसमें 2-3 टेस्ट के अंदर मेरी बहुत ही कम स्कोर चला गया था। अच्छा स्कोर जा रहा था, अचानक से कम स्कोर चला गया, तो मेरे भी हेजिटेशन वगैरह हुई, थोड़ी अनसर्टेनिटीज हुई। तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर सर हैं उनके पास गया, उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने समझाया कि ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उससे डरना नहीं है बिल्कुल। आप थोड़ा सा डाउन स्कोर गए और आपने हथियार डाल दिए, वहां पर आपकी हार हो गई। जब तक आप अपने मन से नहीं हारते हैं तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो 1 या 2 स्कोर नीचे जाने से बिल्कुल नहीं डरना, बस आपको ये करना है कि जो जैसी आपकी तैयारी चलती रही है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाते रहना है, उसका ग्राफ कभी नीचे नहीं जाना चाहिए, आपकी मेहनत का ग्राफ हमेशा ऊपर होना चाहिए। और अगर आपने अब तक बिल्कुल शिद्दत से तैयारी नहीं की है, अच्छे से आप नहीं पढ़ पाए, चाहे किसी भी कारण की वजह से हो, लैक ऑफ मोटिवेशन हो, कोई भी लैक ऑफ सपोर्ट हो, कोई बात नहीं, अभी जनवरी खत्म हो रहा है, अभी भी आपके पास 4 महीने का वक्त पड़ा है और 4 महीने के वक्त के अंदर आप पूरे सिलेबस को एक बार समेट सकते हैं आसानी से। उसके अंदर आपको करना है कि बस स्मार्टली स्टडी करना है। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, इसमें पढ़ने लग जाते हैं और टेस्ट सीरीज मिस कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट सीरीज कभी मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी पढ़ाई कम हो, लेकिन अगर आप टेस्ट देते हैं तो नए नए सवाल आपके सामने आते हैं हर बार, और उन नए सवालों को कैसे सोल्व करना है वो सबसे बड़ी बात है। जो टेस्ट सीरीज से एक्सपीरियंस मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कैसे सवाल सोल्व करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम के अंदर अटेम्प्ट करना है, ये सब चीजें सीखते हैं। ये आप अपनी टेबल चेयर के ऊपर घर के अंदर बैठ के ये सब चीजें नहीं सीख सकते। ये जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे और टेस्ट सीरीज सोल्व करेंगे तभी हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। जहां भी आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, या आप किसी संस्थान में नहीं है, आपने कोई टेस्ट सीरीज बुकलेट खरीद रखी है या कोई ले रखी है, उसको भी फॉलो करना है। रेगुलर टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही जो आपके नोट्स हैं वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं। फालतू की किताबें सोल्व करना, 2-4 अलग अलग ऑथर्स की किताबें सोल्व करना, वो इस समय पे बिल्कुल आपके काम नहीं आएगा। आपकी जो बेसिक कंसेप्चुअल स्टडी है, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको बिल्ड करने का वक्त है ये। और अगर आपके अच्छे कंसेप्ट हैं तो भी उसी कंसेप्ट्स को रिवाइज करने का वक्त है। तो जो आपके नोट्स हैं उनको सॉलिड करना है, उनके जो कंसेप्ट्स हैं, उनके जो सवाल हैं, उनको अच्छे से करना है, फिर टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है, एनसीईआरटीज वगैरह पढ़नी है। इतना सब कुछ अगर आप इस 4 महीने के अंदर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और थोड़ी बहुत जब अप्स एंड डाउन्स रहते हैं तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है कि भाई मेरा लक्ष्य ये 1 या 2 टेस्ट नहीं है, मेरा लक्ष्य है नीट एग्जाम 2022, उसको मेरे को अच्छे से सोल्व करना है, अच्छे से कर लूंगा। और अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, सबके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ये जब सब चीजें होंगी तो अपने आप वो रिजल्ट आपका शो होगा उसके अंदर। बिल्कुल, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़। एक्चुअली हमने भी अभी कुछ दिनों से स्टडी की, हर कोचिंग के स्टूडेंट से हम जब पर्सनली मिले तो उनका भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा था कि सर मेरे स्कोर तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए क्यों ना मैं मेरी बैठ के स्टडी कर लूँ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेके। जैसा कि जनरली होता है कि सर मैंने लास्ट ईयर भी रिपीटर हूँ मैं, तो मैंने फिजिक्स जैसे मेरी थोड़ी सी वीक है, केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन है, मुझे बायो तो आ रही है, तो या तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, या फिर वो जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया कि जो टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न आता है उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, या फिर जिनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ होता जा रहा है तो वो एडिशनल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इसका मिक्सअप कर लेते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट अपने बहुत अच्छी जो बताया कि टेस्ट सीरीज चाहे अपने स्कोर कम हो या कैसा भी आ रहा हो, चाहे उसमें पीछे का सिलेबस भी आ रहा हो, कुछ भी हो, टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखनी है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा ये बन जाता है, किसी स्टूडेंट जो रिपीटर उसको लग रहा है कि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छे से आ रही है,
केमिस्ट्री मुझे कुछ पोर्शन ही है जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में मुझे कॉन्फिडेंस भी मान लो या कुछ टॉपिक्स भी है जो मेरे नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को तीनों सब्जेक्ट में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है, फिजिक्स के अंदर सवाल नहीं निकलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, थोड़ा भय होता है। जैसे जैसे नए बच्चे आते हैं उनमें भी फिजिक्स का डर होता है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड होता है, तो वो उसका अलग ही एक बना रखा है, भय बना रखा है। लेकिन देखिए, फिजिक्स को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब आपको कोई भी क्लास में पढ़ाया जाए या कोई भी क्लास आप ले रहे हो, उसके अंदर अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ सुने। जो टीचर आपको समझा रहा है, जो कंसेप्ट है, वो आपका वहीं से बिल्डअप होगा। वहां से जब आप घर जाएं तो जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उनको अच्छे से समझें, उनको अच्छे से पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं टीचर ने आपके नोट्स के अंदर, देखिए नोट्स के अंदर क्वेश्चन भले ही 5 या 10 होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो सारे इंक्लूड करवाने की कोशिश की जाती है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं। देखिए, कभी ये इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कोई रिपीट नहीं होता है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो सीमित है, उनसे ही क्वेश्चन बनाने हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होंगे, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सारे सोल्व होने चाहिए। तो जब ये चीज हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स को भी बायोलॉजी की तरह पढ़ते हैं, किताब खोली, सामने बैठ गए, ना उनके रफ नोटबुक होती है, ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब तक आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो फिजिक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितनी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पेपर की तरह ही करना है। जैसे 40 सवाल लिए, 40 सवाल के लिए 40 मिनट या 50 मिनट जो टाइम बाउंड करके करना है, टाइम की लिमिट सेट कर ली, उसके अंदर आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उतने क्वेश्चन करने हैं, बिना उसका उत्तर देखे, और एक साथ सारे क्वेश्चन करने के बाद उनके उत्तर मिलाने की, मेरे कितने सही हुए, कितने गलत हुए। इससे क्या फायदे होंगे? इससे फायदा ये होगा कि कई बार बच्चों को क्वेश्चन तो आता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में नहीं कर पाता है। तो जब 45 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में करने हैं, तो शुरू के 15 मिनट में ही आप 40 मिनट गंवा देते हैं। तो लास्ट में जो इजी क्वेश्चन होता है, जो आपको आ रहा है, वो भी जल्दबाजी के अंदर गलत होता है। तो क्वेश्चन पेपर का सबसे मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। और वो टाइम मैनेजमेंट कहां से सीखोगे? आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे जब आप पढ़ रहे हो, 2 साल तैयारी कर रहे हो, 1 साल तैयारी कर रहे हो आपके घर पे, वहीं से टाइम मैनेजमेंट डेवलप होता है। और वो टाइम मैनेजमेंट तभी डेवलप होगा जब आप घर पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, कोई भी आपका टारगेट हो कि मेरे को ये चैप्टर करना है, ये वो एक टाइम लिमिट के अंदर सेट करके, अपनी पर्सनल घड़ी के अंदर टाइम लिमिट सेट करके करें। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू पता चलेगी। साथ ही ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो केवल उसी को करना है, बाकी 2 को छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। तो क्या होता है कि इंसान की मेमोरी है, कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार फीड कर दिया तो चला जाएगा। मेरी भी मेमोरी वोलेटाइल, आपकी भी मेमोरी वोलेटाइल है। किसी को 5 दिन याद रहता है, किसी को 7 दिन याद रहता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो भूलना ही होता है। बिल्कुल। इसलिए अगर आपको बायोलॉजी अच्छी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-15 दिन तक लगातार फिजिक्स पढ़ेंगे और बायोलॉजी को बिल्कुल छोड़ दिया है। बायोलॉजी को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए साथ में, भले ही उसको वक्त कम दीजिए, बिल्कुल, लेकिन उसके टॉपिक्स के थ्रू गो थ्रू होइए। जैसे एक टॉपिक को अगर आपको 1 घंटा देना, तो उसको 30 मिनट में खत्म करिए, लेकिन एक बार उसको नजरों से निकालिए, ताकि उससे वो रिवीजन हो सके। केमिस्ट्री में भी आपको जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को बायोलॉजी की तरह देखना है, पढ़ना है उसको मेनली, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के फंडे वही हैं जो फिजिक्स के फंडे हैं। कंसेप्ट बिल्डअप करो, फॉर्मूला देखो, उनके जो टीचर ने क्वेश्चन करवाए हैं वो करो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो टाइम बाउंड सेट करके। ऐसे करने पे केमिस्ट्री भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिजिक्स का पेपर बिल्कुल आसान आता है, आराम से अगर आप पढ़ते हैं। मैंने केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। कोई बड़ी किताबें जैसे कई सजेस्ट करते हैं, एससी वर्मा जो आईआईटी की किताबें हैं, वो सजेस्ट करते हैं कई टीचर। ये देखो सबकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस क्या है, मैंने ऐसी कोई किताब सॉल्व नहीं की, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की, टीचर ने जो पढ़ाया वो किया, और जो मेरे नोट्स थे उनको किया, और 45 में से मेरे 44 क्वेश्चन सही थे। और वो जो 45th क्वेश्चन था वो भी ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस था, वो भी एनसीईआरटी से था। थोड़ा कंसेप्ट मेरा मिस हो गया, उसकी वजह से वो मेरा गलत हो गया। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि फिजिक्स का पेपर कोई मार्च से आता है, वो भी यहीं से बनता है। बिल्कुल आसान पेपर होता है। नोट्स करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, आपका आराम से फिजिक्स भी क्लियर हो जाएगा। डरना बिल्कुल नहीं है फिजिक्स से।
एक्चुअली फिजिक्स को लेके ये जो थोड़ा सा अपना मेन सेंट्रलाइज इक्वेशन इसी को रख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तो जो सबसे बड़ा जो डाउट था वो हमारा क्लियर कर दिया, जो स्टूडेंट के क्वेश्चन भी हमारे पास आए कि सर हमें यूनिवर्सल बता दी, एच.सी. वर्मा बता दी, या इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं जो थोड़े से रिपीटर्स होते हैं या जो अच्छा उनका चल रहा है, वो लगता है कि उस कोचिंग का क्वेश्चन पेपर और सोल्व कर लूँ, उसमें अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, मैं उनका ये देख लेता हूँ, प्रीवियस वाले देख लेता हूँ इस मोमेंट पे। तो उस समय उसका जो एक तरफ तो टाइमिंग अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज करने में लगा रहे हैं, जबकि वो एक्स्ट्रा चीज़ें, जबकि उनका कई हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे भी तरह है कि हमारे टीचर ने ऐसा सजेस्ट किया है कि आप थोड़ा एडिशनल ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो डाउट था वो आपने क्लियर कर दिया कि सब कुछ आपने नोट्स में, और इसको जोक के रूप में भी हम ये कहना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे, जनरली होता है क्या है कि जैसे IAS RS के जो सिविल सर्विसेज है उनका देखते हैं हम, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो कोई 15-20 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन कईयों के इंटरव्यूज हम आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे देख लेते हैं कि मैंने 20 घंटे पढ़ा, जबकि 7-8 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा है। तो कहीं आपका भी तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ना कुछ अलग से सोल्व किया हो और आप ऐसे कह रहे हो कि मैं तो कोचिंग के नोट्स या इन पे रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो असलियत में जो सॉल्व किया था वही मैं कैमरा के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं गलत बताऊंगा उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल, बच्चों का जो बेनिफिट है वही, उसी में मेरा बेनिफिट है। बिल्कुल। लेकिन मेरी एक मानना है कि एक किताब को 1000 बार करना बेहतर है, बल्कि 1000 किताबों को एक बार करने से। 1000 किताबें आप एक बार करेंगे, आपकी एफिशिएंसी 10% होगी। बिल्कुल। आपको 10 चीजें याद रहेंगी, लेकिन एक किताब को अगर आप 1000 बार करेंगे तो पूरी किताब याद रहेगी। और नीट का सिलेबस बिल्कुल सीमित है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ कंसेप्ट्स बिल्कुल सीमित है, वही है। ऐसा नहीं है कि जैसे सिविल सर्विसेज, उनकी एग्जाम में क्या होता है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन नीट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट सिलेबस है, उसी के अंदर से चाहे क्वेश्चन थोड़ा घुमा देंगे, लेकिन सिलेबस वही रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन वही रहेंगे। तो वो आपको कब होगा? जब आप एक ही चीज को बार बार करेंगे। बिल्कुल। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के अंदर एक दिक्कत होती है कि टाइम पे पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे बायोलॉजी का ले लीजिए, बायोलॉजी के अंदर वो टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि वो अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। थोड़ी एक रीडिंग NCERT की दे दी, एक दूसरी किताब की दे दी, एक तीसरी किताब की दे दी। इससे क्या होगा कि उनके कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप NCERT को ही 100 बार पढ़ोगे तो जैसे ही वो क्वेश्चन आपको पेपर में नजर आएगा, 2 सेकंड के अंदर उसका आंसर होगा आपके पास। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका आंसर हाथों हाथ फ्लैश करेगा। वो कब होगा? जब उस एक चीज को आप बार बार पढ़ेंगे। हमारे जो कोचिंग में टीचर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो बिल्कुल हमेशा यही कहते थे कि एक चीज के ऊपर तुम 1 घंटा बर्बाद करोगे, इससे बेहतर है कि तुम आधे घंटे में वो चीज करके अगले 7 दिन बाद आधे घंटे में दोबारा वो चीज करो। बिल्कुल। देखिए ये फंडा ब्रेन के अंदर होता है कि कोई भी चीज अगर बार बार आप पढ़ोगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट होगी। एक चीज को एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं रहता है। कोई आइंस्टीन नहीं है यहाँ पे, और ना ही आइंस्टीन होने की जरूरत है इस एग्जाम के अंदर। ये एग्जाम आपसे मेहनत मांगती है बस। अगर आप उसी चीज को, आपके जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन है, उन्हीं को अगर बार बार करोगे तो गारंटीड आपका सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल करने की जरूरत है, ना ही हाई प्रोफाइल बुक्स करने की जरूरत है। बस जो आपका सीमित सिलेबस है उसको अगर आप पूरी शिद्दत से, मेहनत के साथ, अच्छे स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ बार बार करेंगे तो आपका स्कोरिंग अच्छा होगा। एक्चुअली हम थोड़े से फिजिक्स को यदि थोड़ा पोर्शन में बांटे हैं, ऑप्टिक्स को थोड़ा सेपरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसे सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली जो अपने वो क्वेश्चन का पैटर्न तो जो जैसा क्वेश्चन मार्किंग के अकॉर्डिंग रहेगा, इसमें अपने को सबसे ज़्यादा थोड़े से एक आप जो टिपिकल पोर्शन जो लगता हो आपके अकॉर्डिंग, टिपिकल होता कुछ नहीं लेकिन आपके अकॉर्डिंग लग रहा हो कि स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम आती है, उसमें हमें बेसिकली किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? फिजिक्स के कौन से पोर्शन को लेना चाहिए? देखिए 12th के अंदर जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, थोड़ा मैग्नेटिज्म है, ये जो पोर्शन है इनसे मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, या थोड़ा आप, अगर आपके पास वक्त है तो इन टॉपिक्स के NCERT के थ्रू जा सकते हैं। बाकी बच्चों को ऑप्टिक्स के अंदर दिक्कत आती है, SHM के अंदर दिक्कत आती है। ये क्या है कि इनके अंदर कंसेप्ट वही है, बस 2-3 कंसेप्ट को जोड़ के सवाल बना देते हैं। बिल्कुल। तो ये कब होगा? जब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, NCERT के अंदर जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, बिल्कुल, उनको कर सकते हैं। वहाँ अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, पीछे की एक्सरसाइज नहीं, जो सॉल्व्ड एग्जांपल है वो कर सकते हैं। और आपके जो गिवन क्वेश्चन है वो किसी भी इंस्टीट्यूट के या जो भी आपने ले रखा है, उनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाकी 11th के अंदर जब शुरू में बच्चा जाता है
तो जो वेक्टर, वो 1D 2D, ये जो डायनेमिक्स पढ़ाते हैं, वहां पर क्या होता है कि थोड़ा कई बच्चों को सेट होने में दिक्कत हो जाती है, फिजिक्स समझ में कम आती है, तो वो पोर्शन उनका वीक रह सकता है। लेकिन वो पोर्शन सबसे इजी पोर्शन है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर आप क्वेश्चन करेंगे 2-3 बार तो आराम से आपका हो जाएगा। देखिए, फिजिक्स से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स अगर आप अच्छे से फिजिक्स करेंगे तो फिजिक्स से ही आपकी रैंक बनेगी। बायोलॉजी से सिलेक्शन होता है और फिजिक्स से रैंक बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिजिक्स अगर आप ढंग से करेंगे, जैसे मैंने बताया, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, तो आपका आराम से फिजिक्स अच्छे से स्कोर हो सकता है। इसमें एक्चुअली एक छोटा सा क्वेश्चन अपन और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है। दैट मीन्स ऐसे मान लें कि अपन उनका 11-12 उन्होंने अच्छे से नहीं किया, अभी तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा आनी है। कोरोना की वजह से कुछ स्टूडेंट ने सोचा कि फाइनेंशियल पेरेंट्स की दिक्कत है, कैसा भी हो, वो भी इस बार आफ्टर +2 मान लें कि इंक्लूड होते जा रहे हैं, और उनका फिजिक्स केमिस्ट्री में उनको लग रहा है कहीं ना कहीं तैयार है, लेकिन फिजिक्स में भी वो उनको वही डाउट वाली सी सिचुएशन आ रही है कि उनका +1 +2 थोड़ा सा तैयार नहीं है। और अब ये जो आप 4 महीने का अपने को थोड़ा सा रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, शुरुआत हमेशा बेसिक से ही होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 महीने का वक्त भी है और आपकी फिजिक्स कमज़ोर है, तो शुरुआत हमेशा वेक्टर से ही करनी है। वेक्टर 1D 2D। देखिए, आप सोचेंगे कि ये जो 12th का पोर्शन है उसका वेटेज ज़्यादा होता है, या किसी भी पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है तो मैं पहले उसको कर लूँ, बिल्कुल, या उसके क्वेश्चन सोल्व कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी मकान की अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग्स नहीं चिन सकते। तो अगर फाउंडेशन अच्छा करना है तो आपको शुरुआत तो बेसिक से ही करनी पड़ेगी। बस ये है कि आप बेसिक के अंदर थोड़ा टाइम कम दीजिए। वेक्टर 1D 2D इनको जल्दी से खत्म करने की कोशिश कीजिए। इनके नोट्स के थ्रू गो थ्रू होइए। थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप इनकी कम करेंगे तो भी चलेगा। इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करिए, बट इनका कंसेप्ट आपके अंदर होना चाहिए। कंसेप्ट गेन करिए जो बेसिक फिजिक्स है उसका, और उस बेसिक फिजिक्स के कंसेप्ट के ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं अपनी जो 11th और 12th है उसकी फिजिक्स। और जो टॉपिक जिनका वेटेज ज़्यादा है या जो आपको टिपिकल लगते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा दीजिए। जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं उनके अंदर अगर आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, केवल नोट्स के क्वेश्चन या थोड़े बहुत 20-25 क्वेश्चन, उनसे भी चल जाएगा। लेकिन अगर जो टॉपिक वीक है उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन शुरुआत हमेशा बेसिक से ही करनी है। बिल्कुल। फिजिक्स के इस थोड़े से अच्छे से समझने के बाद एक छोटी सी चीज़ अपन केमिस्ट्री पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ भी वही मैथमेटिकल पोर्शन की थोड़ी फिजिक्स से रिलेटेड बायो वालों की प्रॉब्लम आ रही है। तो सेम एज इट इज़ केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसमें भी बच्चों को कहीं ना कहीं बाकी केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन प्लस अपना फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा अपन चाहेंगे जानना। देखिए, केमिस्ट्री को हमेशा 3 पोर्शन में डिवाइड करके स्टडी करनी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा सिमिलर टू बायोलॉजी है। उसके अंदर बिल्कुल फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट्स को आपको याद करना है। उसके लिए एक ही फंडा है कि आप बार बार उन फैक्ट्स के गो थ्रू होइए। हर 10 दिन, हर 15 दिन के अंदर वो बार बार याद करिए, क्योंकि एक बार अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के छोड़ दी, 1 महीने बाद वापस भूल जाएंगे आप। तो 10-15 दिन से जैसे आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स के थ्रू गो थ्रू होइए, और थोड़ी बहुत मिनिमल क्वेश्चन प्रैक्टिस सफिशिएंट होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है, लेकिन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कंपैरेटिवली कम करेंगे तो भी चलेगा। बिल्कुल। ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि बच्चों को रिएक्शंस याद करने में दिक्कत आती है, रिएक्शन रटने लग जाते हैं बच्चे। रिएक्शन को कभी रटना नहीं है, रिएक्शन के पीछे क्या प्रोसेस हो रहा है। जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल आता है जाता है, H2O का फॉर्मेशन होता है, वो जो बेसिक फंडा है एक रिएक्शन के होने का, वो अगर आपके पास क्लियर होगा तो अगर आप रिएक्शन का नाम भूल भी जाएंगे तो भी सबस्ट्रेट होगा तो आप उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं अपने कंसेप्ट से। तो रिएक्शन मगअप करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन मगअप केवल बोर्ड के लिए जरूरी होती है, चल जाता है। बोर्ड में नीट के अंदर ऐसे कोई स्पेसिफिकली नाम पूछेगा नहीं आपका कि इस रिएक्शन का क्या नाम है। मोस्टली क्वेश्चन ये आते हैं कि एक सबस्ट्रेट देगा, उसका प्रोडक्ट पूछा जाता है। और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं जब आपको रिएक्शंस के फंडा क्लियर हो, कैसे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होती है, न्यूट्रोफाइल की रिएक्शन होती है, ये जब आपके फंडा क्लियर होंगे तो आप उनसे सोल्व कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फंडा कब क्लियर होंगे, जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बार बार ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपकी जो शीट है, जो मॉड्यूल है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो शीट है, उनको बार बार सोल्व करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक की तरह वोलेटाइल है, वो भी आप बार बार भूलते जाएंगे। तो एक बार गो थ्रू होते रहिए उसके नोट्स के थ्रू, टाइम टू टाइम नोट्स पढ़ते रहिए। अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन का पार्ट है।
बिल्कुल उसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा चाहिए होती है। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती रहती हैं बच्चों के। बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने का यही उपाय है, आप स्टेप्स जंप मत करिए। कोई भी कैलकुलेशन है उसमें हर कैलकुलेशन में स्टेप होती हैं, अगर आप स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस कम है। पहले स्टेप से सीधा आप तीसरे स्टेप के अंदर आएंगे, 2 स्टेप हवा में करोगे, जब पेपर में नहीं करोगे तो मिस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्टेप्स को पेपर के अंदर करिए और एक स्पेस के अंदर करिए। अच्छे स्पेस के अंदर आप कैलकुलेशन करते हैं तो मिक्सअप होने की चांसेस कम है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये पेपर के अंदर अफेक्ट करती हैं। तो अच्छी स्पेशियस जगह के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करिए, स्टेप्स मिस मत करिए। फॉर्मूलाज हैं उनका एक पेपर के ऊपर या आपके जो शॉर्ट नोट्स की फाइल है या चार्ट है, जो भी है जहां भी आप पढ़ते हैं वो बनाइए, सारे फॉर्मूलाज वहां पे लिखिए, बार बार उन फॉर्मूलाज को याद करिए। अगर आपके पास फॉर्मूलाज आपके दिमाग में है तो आप कैसा भी क्वेश्चन है उन फॉर्मूलाज को पुटअप करना है। देखिए नीट में ऐसे सवाल आते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला पुटअप करो, अच्छे से कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। बस बशर्ते आपके फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है फॉर्मूला आते हुए भी पता नहीं होता है कि कैसे उसको अप्लाई कैसे करना है। वो कब होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही सीखेंगे। आपकी फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, अप्लाई भी कर दिया लेकिन कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं और आपके ऑप्शन भी ऐसे ही आते हैं कि 5 × 10⁻⁻2 -3 -4 -5, बिल्कुल जहां पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक की गुंजाइश नहीं कर सकते। तो उसके लिए यही है कि जब भी आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो किसी भी पेपर के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आप वो क्वेश्चन नोट करिए कि ऐसा क्वेश्चन था, ऐसी कैलकुलेशन थी और मैंने इस स्टेप के अंदर वो मिस्टेक किया। तो अगली बार जब भी उससे मिलता जुलता कोई फिजिक्स में सवाल है या केमिस्ट्री में सवाल है, उस कैलकुलेशन में मेरी वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप हर प्रति पेपर कम करते जाएंगे तो आपका अपने आप गलतियां कम होती जाएंगी। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे पेपर करने के बाद उस पेपर का इवेल्युएशन नहीं करते हैं। बिल्कुल। जैसे एक पेपर है 720 का पेपर है, उसमें से किसी के हर बार 600 आते हैं, एक बार 500 आए तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो पेपर फेंक देते हैं कि मेरे से अब चेक नहीं होगा, मैं नहीं चेक करूंगा ये, या चेक भी कर लिया तो मैं नहीं देखने वाला इसको। लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता है वो कभी सफलता नहीं हासिल कर सकता। तो आपने जो भी गलतियां की हैं, किन्हीं भी गलतियों की वजह से आपके नंबर कम आए हैं या जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, एक अलग सेपरेट नोटबुक रखिए, उसके अंदर नोट करिए कि इस पेपर के अंदर मैंने ये गलत किया है। या कई बार क्या होता है कि हम पेपर के अंदर बाय चांस 2 ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हैं, एक सही किया वो सही हो गया, बिल्कुल, और हम उस क्वेश्चन को भूल जाएंगे। अगली बार जब वो क्वेश्चन दोबारा आएगा फिर हम पर कंफ्यूज होंगे, फिर दूसरा ऑप्शन लगाएंगे और गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को भी नोट करना है जिसमें आप ड्यूरिंग सॉल्विंग आप कंफ्यूज हुए हो, तो उन कंफ्यूज्ड क्वेश्चंस को लिखना है। जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उनको लिखना है, क्यों मेरी गलत हुई है, क्या मैंने पढ़ने में कमी रखी है, मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ओएमआर भरने में गलत हुआ है, क्या गलती हुई है, उस गलती को नोट करिए। और जब भी बार बार आप पेपर देने जाएं तो उन गलतियों को देखिए कि उन गलतियों में से मेरी कितनी गलतियां कम हुई हैं। तो गलतियों को जब कम करेंगे, अपना सेल्फ इवेल्युएशन अच्छे से करेंगे, तो आराम से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। यहाँ एक सिंपल सा, अभी आपने कहा कि पहले अपने बात चली कि फिजिक्स जो है वो बायोलॉजी अपना सिलेक्शन करवाती है, फिजिक्स हमारी अच्छी रैंक देती है। हमने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनका सिलेक्शन बायोलॉजी की वजह से नहीं हुआ। बिल्कुल, आपने वो बिल्कुल सही बात कही थी। अच्छे रैंक के लिए फिजिक्स का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस जो भी प्रोसेस है। उसके अलावा जो बायोलॉजी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा देती है, और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक अच्छे स्कोर के चक्कर में उधर वो फिजिक्स को बहुत टाइम दे रहे हैं। हो सकता है उनका 10th तक का मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा रहा हो, फिर मेडिकल में जाना हो, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री को उधर बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी को बहुत लाइटली ले लेते हैं वो, और इसी वजह से उनके सिलेक्शन में कहीं नहीं दिक्कत आ जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने देखे हैं जिनका सिलेक्शन फिर तीसरी साल में हुआ है, वो भी जब उनके पेरेंट्स ने कहा कि फिजिक्स आपकी अच्छी है, इसको थोड़ा कम टाइम करो और बायोलॉजी पोर्शन को ऊपर आप दो। देखिए कई बार क्या होता है कि जो चीज़ अपने को आसान लगती है उसको भुला देते हैं अपन, उसके अंदर कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ वही है कि आपके कम होती जाएगी आपका स्किल वो। इसलिए जो बायोलॉजी है उसका पढ़ने का सिंपल फंडा है, जो आपको नोट्स लिखवाए गए हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी बाइबल ऑफ बायोलॉजी, बाइबल ऑफ नीट भी बोलिए आप, एनसीईआरटी आपको टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका अगर आपका सही होगा तो एनसीईआरटी से कैसा भी सवाल बने आप गलत नहीं करेंगे। उसका तरीका क्या होता है, कोई भी चैप्टर है उसके एक पैराग्राफ के अंदर आप
टाइम दीजिए, टाइम से पढ़िए। जब आप वो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इस पैराग्राफ से, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो सब अगर आप फ्रेम करके चलेंगे तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर तो आपके फटाफट क्लिक करेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन वाइज बायोलॉजी पढ़िए। बिल्कुल, जैसे ही पैराग्राफ पढ़ा उससे क्वेश्चन फ्रेम करिए और उसको सॉल्व करिए। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद समरी पढ़िए, समरी से आपको पूरे चैप्टर का नॉलेज होगा कि उस चैप्टर में क्या क्या हुआ है, समरी पढ़िए। और एक बार पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद आंखें बंद करके उसको रिकॉल करिए कि मैंने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। दैट हेल्प्स इन परमानेंट मेमोरी। आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चीजें जाएंगी तो आप कम भूलेंगे उनको। तो अच्छे से बायोलॉजी अगर आपने पढ़ ली, बायोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज हो, चाहे कम क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए चाहे ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बायोलॉजी में भी कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। देखिए पेपर उसी एनसीईआरटी से बनाना है उनको, लेकिन वो ऑप्शंस ऐसे देते हैं जिसमें बच्चा उलझ जाता है नियर अबाउट में कि इस ऑप्शन में क्या करना है, इस ऑप्शन में क्या करना है। वो आपकी गलतियां कब सही होंगी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। तो बायोलॉजी के भी आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको निकालिए। टेस्ट सीरीज में जो आपकी गलतियां हो रही हैं, जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस के अंदर गलतियां हो रही हैं उनको करिए। और बायोलॉजी को भी टाइम लिमिट के साथ सेट करके करिए, क्योंकि अगर आपने बायोलॉजी कम से कम टाइम में किया है तो आपको फिजिक्स के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। बिल्कुल, तो फिजिक्स के अंदर जो भी टिपिकल क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर टाइम बचाने का यही तरीका है कि अगर आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी को 100 बार पढ़ोगे तो आपको 30 मिनट के अंदर 35 मिनट, मैंने 35 मिनट के अंदर बायोलॉजी का पेपर कर लिया था, 30 से 35 मिनट के अंदर। वो क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने वो चीजें बार बार पढ़ी थी। तो जैसे ही वो क्वेश्चन देखा मेरे को सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधा टिक कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बायोलॉजी का पेपर सोल्व करने के दौरान भी आती है। बायोलॉजी में क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। जैसे सिंगल चॉइस आएगा, एक मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है कि हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसको आपको 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पता करना है। तो कई बार कंफ्यूजिंग होता है वो। तो उसका क्वेश्चन करने का तरीका ये होना चाहिए कि जो छोटे क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, उनको पहले खत्म कर दीजिए कम टाइम के अंदर। फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर जाइए जिनके अंदर आपको हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स ट्रू, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स आर बिलोंग टू दिस किंगडम, दिस फाइल। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बाद के लिए करिए, क्योंकि अगर आप उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो जो 1 सेकंड लेने वाला क्वेश्चन था आपका सिंगल चॉइस वाला, वो गलत हो जाता है उनके चक्कर में। तो उनको बाद में करिए। और वो तभी होगा जब आप बार बार पेपर्स के थ्रू गो थ्रू होंगे। और जितने भी आपकी गलतियां होती हैं उनको नोट जरूर करिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चे अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपने बताया, एक छोटी सी चीज़ जिसको मैंने अभी यहाँ से पकड़ा है, जो ओमार शीट की बात चली थी उसमें भी मैंने काफ़ी बच्चों की, काफ़ी तो नहीं, कुछ बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम्स आई है और वो एग्ज़ाम टाइम में भी उनकी होती है। जब वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं कितने मार्क्स आएंगे, उनकी मार्किंग अलग आ रही है कि मेरे इतने क्वेश्चन तो राइट थे, जबकि उनका जब रिजल्ट होता है तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट आता है। या क्वेश्चन उसको पता है कि मैंने बी को टिक मार्क किया या जो भी उसका किया, जबकि उसका आंसर की में ओमार शीट भरने में जो है वो उसने कहीं ना कहीं, तो उस टाइम पीरियड में जो मेंटल कंडीशन होती है उसको कैसे मैनेज करें हम? देखिए अगर आपने पूरा पेपर सही किया है लेकिन ओएमआर में एक भी अगर क्रम ऊपर नीचे हो गया तो आपकी पूरी मेहनत बिल्कुल फिजूल है। तो ओएमआर भरने की सही तकनीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आप चाहे कितनी मेहनत करें, चाहे आपने कितना ही टाइम दिया हो, वो सब फिजूल हो जाएगा। इसलिए ओएमआर भरने की मेरी पर्सनली, हमें भी सर ने बताया था कि ये टेक्निक सबसे बेस्ट होनी चाहिए। जब आप पेपर कर रहे हैं तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 10 किया उसका एक हल्का सा टिक मैंने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में ए है या बी है, जैसे बी है तो एक हल्का सा टिक लगा दिया, बिल्कुल महीन सा डॉट, जिससे मेरे को पता चल जाए कि इसमें बी भरना है। 11 किया बी, 12 बी। जैसे ही 13 अगर मेरे को नहीं आता है तो 13 पे थोड़ा सा सर्किल कर दिया, 13 क्वेश्चन पे, और ऑप्शन सारे छोड़ दिए ऐसे। 14 पे सी। ऐसे करने के बाद एक साथ आप 3 मिनट के अंदर पूरी ओएमआर भर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पेपर एक साथ कर लेंगे और 180 की क्वेश्चंस की ओएमआर एक साथ भरने बैठेंगे, उनमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्रम ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे साथ साथ
टिक करते रहिए कि इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन के ऊपर सर्किल कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो केवल वो 4 मार्क रीड करेगा, उसके बाजू में आप क्या लिखते हैं उसके कोई मतलब नहीं है। तो जो आपके 4 सर्किल हैं उनको रीड करता है, तो एक हल्का सा मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। पेंसिल के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल लेके जा सकते, पेंसिल के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने के बाद एक साथ अगर आप पूरा भरेंगे तो वो गलतियां कम होंगी, क्योंकि आपने पहले से टिक लगा रखा है ना कि इसमें 10th में बी है, 11th में सी है, तो आपको बार बार एक पेपर देखते हैं, एक ओमार भरते हैं, पेपर देखते हैं, ओमार भरते हैं, इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है। आपको केवल सिर्फ ओमार भरना है, तो जैसे जैसे पेपर कर रहे हैं साथ साथ ओमार भरते रहिए, इससे गलतियां कम होंगी, आपका टाइम कम जाएगा, और जो सीक्वेंस में चेंज आता है वो भी नहीं होगा। तो ये कितने क्वेश्चन के साथ अपन एक साथ करें, या जैसे इधर से किया उधर सीधा भरते जाए हम? ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये एक पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 4 या 5 क्वेश्चन जैसे सोल्व किए, 10th में बी, 11th में सी, ऐसे करके हल्का सा टिक लगा दे, या पूरा भर सकते हो अगर आप श्योर हो तो पूरा भर दो, फिर दूसरे पेपर की तरफ कर दो। ऐसे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके अगर भरोगे तो गलतियां कम होंगी, टाइम भी कम लगेगा। एक साथ भरते हो तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये ओमार का जो हमारा जो थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो ओमार में हम उस एक राउंड के अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं चला सकते। इसका भी हमारे पास एक छोटा सा सॉल्यूशन आया है कि जो भी क्वेश्चन हमने नहीं किया हो उसको हम स्लाइटली थोड़ा सा पेन से या पेन जो भी हमारे पास पेंसिल है हल्का सा हम उसको राउंड कर सकते हैं, मार्क कर लो कैसे भी जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल लगे, ताकि हम उसको लास्ट टाइम में क्विकली उसको चेक कर सकते हैं। अब एक्चुअली हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम जब टेस्ट चाहे कोचिंग में दे रहे हैं चाहे कंप्लीट सिलेबस का दे रहे हैं या जो भी हो रहा है, उससे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम इस मोमेंट पे थोड़ा सा ये आ रहा है कि एक तरफ हमारा जो प्रेजेंट सिलेबस चल रहा है, जो भी हमारा इस समय हो रहा है, उसी के साथ रेंडमली क्या पीछे का कुछ सिलेबस भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, और एक तरफ हमारा क्लासरूम का पैटर्न अलग चल रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को हम इतने कम समय में कैसे मैनेज करें? देखिए, कोचिंग्स के अंदर क्या होता है कि जैसे 11th क्लास हो गई, 12th के अंदर हर 15 दिन से 12th का एक टेस्ट लगेगा, बिल्कुल, जो करंट सिलेबस चल रहा है, और हर 7 दिन से 11th का टेस्ट लगता है। तो बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि वो कोप अप नहीं कर पाते हैं कि पुराना सिलेबस कैसे करना है, नया सिलेबस कैसे करना है। उसके लिए यही है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फंडा ये है कि आपको जो करंट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर आपकी 100% इफिशियंसी होनी चाहिए क्लास के अंदर, और कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जब आप घर जाके वो करंट सिलेबस पढ़ेंगे तो आप विद इन 2 आवर्स जो आपको आज के दिन में पढ़ाया 6 घंटे की क्लास में, वो 2 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हैं। उस 2 घंटे में खत्म करने के बाद आपके दिन के जो पढ़ाई के घंटे बचे हैं, 4 घंटे या 5 घंटे जितने भी बचे हैं, उसको आप दे सकते हैं अपने पुराने सिलेबस के अंदर। तो पहले हफ्ते के अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है कि करंट का जो पढ़ा है उसको हाथों हाथ खत्म किया, और फिर जो पुराना सिलेबस है आपको वो पढ़ना है, और उस सिलेबस को भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 5 चैप्टर आ रहे हैं और आपके पास 7 दिन का वक्त है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए कि सोमवार और मंगलवार को मेरे को ये करना है, बुधवार और बृहस्पतिवार को मेरे को ये करना है, और शनिवार को मेरे को सबका रिवीजन करना है, और उसके बाद मैं पेपर देने जाऊंगा। तो उसको डिवीजन से आपका क्या होगा कि मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि स्टूडेंट जो अभी करंट चल रहा है, उस जो 24 आवर का कोचिंग से जाने के बाद उसका टाइमिंग है, उससे सिर्फ जो करंट चल रहा है वही हो पा रहा है। तो वो वही दिक्कत है ना कि जब आप 100% इफिशिएंसी के साथ क्लास में नहीं सुनोगे, अगर क्लास में मस्ती करने के अंदर आपने वो चीज़ मिस कर दी, तो आप खुद से जब घर पे जाके पढ़ोगे तो खुद से पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर, तो वक्त ज़्यादा लगेगा। एक तो जब आपने टीचर ने समझाया है और आपने उसी टाइम समझ लिया, और फिर समझी हुई चीज़ को आप घर पे जाके पढ़ते हो तो आपको बहुत कम वक्त लगता है। तो वो चीज़ है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बच्चे ये गलती करते हैं कि पुराने सिलेबस के चक्कर में करंट सिलेबस को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो जब करंट सिलेबस आप छोड़ दोगे तो आपका करंट भी कमजोर होगा, और जब अगली बार वो करंट पुराना बन के आएगा तो फिर आपको फिर वापस दिक्कत आएगी। तो चाहे आपका पुराना सिलेबस थोड़ा कमजोर रहा हो, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, करंट सिलेबस कभी नहीं छोड़ना है। करंट खत्म करने के बाद ही आपको पुराना सिलेबस के ऊपर जाना है, और करंट जल्दी खत्म करने का आपको तरीका बता दिया है। जैसे ही आपको क्लास में पढ़ाया जाए, हाथों हाथ घर पे जाइए, उसको फटाफट रिवाइज करिए और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर आप करंट को खत्म कर सकते हैं, और बाकी के जो 4 घंटे हैं उसको पुराने सिलेबस के अंदर दे सकते हैं। ये तो रही पहले हफ्ते की स्ट्रेटेजी। जब आपका पुराना सिलेबस का टेस्ट हो चुका है, आपके पास 1 हफ्ता पड़ा है, उसके अंदर आप
कंप्लीटली जो आपके स्टडी आवर्स हैं वो किसको डिवोट कर सकते हो, आपके करंट सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। डिवोट करने के से फायदा क्या होगा कि आपका करंट का पेपर भी अच्छा जाएगा। इसलिए करंट छोड़ना नहीं है और साथ साथ पहले हफ्ते के अंदर पुराना सिलेबस भी चलना है। और ये सबसे बड़ा सबसे मेन फंडा ये होता है किसी भी प्रिपरेशन का, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए पूरे दिन का, शेड्यूल अच्छा होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल से मेरा मतलब है कि जितनी भी बार मैं जब भी बोलता हूँ ये बोलता हूँ कि टाइम टेबल का मतलब वो नहीं कि एक बड़े से चार्ट पेपर के ऊपर आप लिख के चिपका दिया उसको, वो कभी फॉलो नहीं होता है, वो कोई फॉलो नहीं कर सकता, मैं भी फॉलो नहीं कर सकता। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आपका डेली का शेड्यूल होना चाहिए। जैसे मैं सोता था तो सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल मेरे पास होता था कि मेरे को 6 बजे से 12 बजे कोचिंग जाना है, 12 से 1 बजे मैं रेस्ट होगा मेरा, घर पे आऊँगा, खाना वगैरह खाऊंगा, 1 से 3 मेरे को फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स के अंदर मेरे को क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद मेरा आधे घंटे का ब्रेक होगा, फिर 2 घंटे मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर ब्रेक होगा। ये आप मॉड्यूलेट कर सकते हो टाइम टू टाइम। जैसे मैं दिन में पढ़ने वाला हूँ, किसी को रात को, वो अलग अलग है, लेकिन आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। 24 घंटे आपको पता होने चाहिए कि मेरे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, हर एक मिनट का हिसाब होना चाहिए। बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि बोलते हैं पढ़ते रहते हैं, टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। 24 घंटे की अगर एक एक मिनट का आपके पास हिसाब होगा तो आपको पता रहेगा कि टाइम कहाँ जा रहे हैं। तो वो हिसाब तभी होगा जब आप अपना शेड्यूल बनाएंगे, और उस शेड्यूल में आपने खुद को जो स्वयं को जो टारगेट दिया वो रात को सोने से पहले ये टिक लगाइए कि मैंने ये सारा टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया। अगर मेरे से अचीव नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, मैंने टाइम कम रखा था खुद के लिए, नेक्स्ट डे उसके लिए टाइम ज्यादा अलॉट कर दीजिए। जल्दी खत्म हो गया तो नेक्स्ट डे आपका टारगेट ज्यादा कर दीजिए। इससे जो आपकी जो स्पीड है, कई बार फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कई बार केमिस्ट्री में, तो आपने जो टाइम टेबल चिपका के चार्ट के ऊपर चिपकाते हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके शेड्यूल के अंदर, आप कैसे भी चेंज कर सकते हो। आपको करंट पढ़ना है, ज़्यादा करंट को ज़्यादा टाइम दे दीजिए, लेकिन टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप घर पे पढ़ें तो शुरुआत करिए 2 घंटे से और उसको बढ़ाइए 3 घंटे पे। बिल्कुल लगातार सेटिंग होनी चाहिए। बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि पेपर करते हैं तो बोलते हैं कि शुरू में बायोलॉजी करता हूँ, फिजिक्स करता हूँ, शुरू में बायोलॉजी केमिस्ट्री करता हूँ, फिजिक्स में आते आते मेरे सवाल गलत होने लगते हैं। शुरू में सही होते हैं, लास्ट में गलत होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चा कभी 3 घंटे अपने घर पे बैठ के पढ़ा ही नहीं है। तो जब वो बच्चा अपने घर पे 3 घंटे बैठ के नहीं पढ़ा है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ पेपर कैसे सोल्व करेगा? बिल्कुल। तो जब आप अपने घर पे 3 घंटे 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ोगे तभी आपका ब्रेन एक्लेमेटाइज होगा ना पेपर के अंदर 3 घंटे पढ़ने पेपर सोल्व करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 3 घंटे पढ़ाई करनी है डेली। 3 घंटे के बाद आप अपना ब्रेक लग सकते हैं, आधा घंटा 45 मिनट, जिसमें जो आपको अच्छा लगे, गाना सुनना है, खेलना है, बाहर घूमना है, जो भी करना है वो करिए। जैसे ब्रेक खत्म होता है वापस पढ़ाई करिए। और अपनी एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, अपना एक डेडिकेशन और मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरा 40 मिनट का ब्रेक था तो 40 मिनट खत्म होते 41वें मिनट में मेरी टेबल और चेयर के ऊपर हाजिर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं कि 40 मिनट का ब्रेक है और 2 घंटे तक मस्ती कर रहे हैं फिर वापस आके पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पंक्चुअलिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए हार्डवर्क होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये 3 आपके पास हैं तो आपको IQ, शानदार IQ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक एवरेज बच्चा भी अच्छे नीट का स्कोर कर सकता है जब आपके पास ये 3 चीजें हों। डेली हार्ड वर्क करना है डिसिप्लिन के साथ और अच्छे स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ। टाइम मैनेजमेंट आप करिए टाइम टेबल बना के, डिसिप्लिन आप अपने खुद के अंदर डेवलप करिए, और हार्ड वर्क का तो देखो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सब चीजें करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट यहाँ एक्चुअली जो हमारा जो लास्ट मोमेंट पे लास्ट क्वेश्चन बन रहा है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सेकेंड अटेम्प्ट के साथ है, या आफ्टर +2 भी वो 3rd अटेम्प्ट पे, या उनके साथ या उनके पेरेंट्स के साथ भी कहीं ना कहीं वो करो या मरो की स्थिति में अभी आ रहे हैं। तो एक्चुअली उन स्टूडेंट्स की जो अभी उनका मेंटल लेवल है, उनको ऐसा लग रहा है कि बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो मैंने जो 1 साल पेरेंट्स से और मांगा था, कि कैसे जैसे भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या इस मेंटल लेवल के साथ यदि अपन 3 घंटे उस पेपर के टाइम में देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एक्यूरेसी में, सब चीज़ों में इफेक्ट होगा। तो एट दिस मोमेंट उन स्टूडेंट्स को एक्चुअली इससे कैसे वो कि कम टाइमिंग में उसमें मैनेज भी करें, इस स्थिति को भी वो मैनेज कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिव माइंडसेट के साथ कोई भी चीज़ करने जाते हैं
तो आप अपना ना तो 100% एफिशिएंसी दे पाते हैं, ना ही वो 100% रिजल्ट आ पाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी ये सोच होनी चाहिए, अगर मैंने 2 साल मेहनत की है या 3 साल 4 साल मेरा जिस भी कारण नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की है और इस बार अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो 100% मेरा सिलेक्शन होगा। तो अगर आपका ये पॉजिटिव माइंडसेट है तो योर हाफ ऑफ द बैटल इज वन। बिल्कुल। बच्चे डर और घबराहट के साथ जब पेपर देने जाते हैं तो जो उनका सवाल आ रहा होता है वो भी गलत कर देते हैं। बहुत बार होता है ये, चाहे आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो चाहे थर्ड टाइम पेपर दे रहे हो, ये बहुत बच्चों के साथ होता है। तो सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने ऊपर अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही देखो, जो भगवान में विश्वास रखते हैं बिल्कुल वो प्रेयर भी कर सकते हैं डेली। मेरा पर्सनली था कि मैं डेली प्रेयर करता था, उससे आपको एक पॉजिटिविटी पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रहती है। घर के अंदर पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स उनको इनकरेज करें। बिल्कुल। पेरेंट्स उनको कभी ये ना कहें कि इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बिल्कुल, तेरे को 2 साल दे दिए, तेरे को 3 साल दे दिए, ये हो गया वो हो गया। ये सब एक प्रेशर नहीं डालना बच्चे के ऊपर। बच्चे को इनकरेज करना, मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, जिस भी कारण तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार अगर तूने मेहनत की आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। अगर किसी चांस बाई चांस नहीं भी होता है तो वी आर विद यू, वी आर स्टैंडिंग विद यू। कई बार होता है कि किस्मत की वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। बिल्कुल। जिंदगी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। कोई बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो नीट ही आपकी जिंदगी नहीं है। जिंदगी में और बहुत आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ तैयारी की है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। अभिभावक उनको मोटिवेट करते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप प्रे करिए। जो भी आप जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उसके प्रे करिए और 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको ये लगता था कि सर ये चीज़ें समझाना बहुत आसान है। उनके जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास एक जो पीछे से उनका जो रियल माइंडसेट है वो बाहर निकल के आता है कि इसमें आप ऐसे ओमार सीट, जैसे अभी बच्चों के जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे पूछे, आपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जिया है। यही क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन जब उन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं तो उनका इंटरनल जो आंसर निकल के आता है कि सर इसको देखो, बात तो करना आसान है, लेकिन उस समय की जो सिचुएशन होती है, जब फिजिक्स में मेरे 45 में से 20 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 25 हुए, या जैसे वो पेपर की बात मानो या पेरेंटल प्रेशर की बात मानो, तो सर उस सिचुएशन को रियल में जाके देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके लिए लाइव एग्जांपल है कि आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो सब ने फेस कीजिए। जो टॉपर्स भी हैं और जो आपके बहुत हाई लेवल के ड्रीम्स है वो सब उनके प्रैक्टिकल लाइफ से उनके आप सुन रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन सबके साथ होती है। तो कहीं भी आप चाहे पेरेंटल प्रेशर हो, चाहे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हो, कहीं भी फिक्स लेबल्ड मत रखो किसी भी चीज़ को। और जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमने आज अभी हार्दिक से जानी, और अब आपसे एक एश्योरेंस हम ये चाहेंगे कि अब थोड़ा सा जो मेंटल प्रेशर या कुछ भी है तो हमारे पास क्या है कि हमने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया इसमें अब पेरेंट्स स्टूडेंट्स को एक कदम आगे बढ़ के हमने ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि ऑन द स्पॉट आपकी ऐसा कुछ भी जब आपको लगे कि मेरे ये सब मैंने अभी जो आपने बताया उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बेसिकली किसी टॉपिक से रिलेटेड कि उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, या जो मेंटल प्रेशर की बात हो, पेपर अटेम्प्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उनके साथ आएगी, तो वो हम आपसे थोड़ी एश्योरेंस ये चाहेंगे कि ऐसे जब भी किसी स्टूडेंट्स का हमारे पास ऐसा कुछ आता है तो आपका जब भी फ्री ऑफ शेड्यूल जो भी होगा वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या एश्योर करना चाहेंगे जो हमसे उम्मीद रखते हैं, मीन्स आपसे और हमसे रखते हैं? बिल्कुल, जब भी किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी अभिभावक को कोई दिक्कत हो, किसी एग्जाम के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कैसे वो सॉल्व करना है, कोई मुश्किल आ रही है कि उस मुश्किल से कैसे पार निकलना चाहिए, तो आपका मेरा तो आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर जब भी मेरे को आदेश करेंगे, मेरा जैसे ही शेड्यूल फ्री होगा, कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगी, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जैसे सर ने मेरे को कहा कि छुट्टियां होते ही मैं आपके सामने हाजिर। बिल्कुल। तो जैसे भी कोई भी आपको दिक्कत हो सर से कांटेक्ट करिए, और सर मेरे से कहेंगे जैसे ही मेरा 1 या 2 दिन में फ्री शेड्यूल होगा मैं जरूर आपके दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, ये आप एश्योरेंस चाह रहे हैं और आपको जो था बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये जो आपको एश्योरेंस मिला है अपने बड़े ब्रदर के रूप में ले, या नीट टॉपर्स को जो यदि आपके पास एक इमेज होती है कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये उनकी ओर से आपके लिए प्रैक्टिकल एश्योरेंस है कि आपकी यदि आप शिद्दत से कुछ भी चाह रहे हैं तो पूरी वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात जुड़ जाएगी। तो हम तो उसमें बहुत छोटे लेवल के ऊपर है कि आपको उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए हमारे एफर्ट्स होंगे, वो
तो अभी आप इस सिचुएशन को, हम जिस सिचुएशन में अभी बैठे हैं और हमारा मॉर्निंग से जो रूटीन है और 2 दिन से हमारा बात का कॉम्बिनेशन जो चल रहा है, कैसे इस मोमेंट पे हम पहुँचे हैं ये आप अभी इमेज नहीं करेंगे कहाँ से कैसे हम पहुँचे हैं। तो उसको आप ये सोच सकते हैं कि आपको कोई इसका कुछ पे नहीं कर रहे हैं, कुछ हम आपसे ले नहीं रहे, बस आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो उसके बाद की आपके पेरेंट्स की हो या उस सोसाइटी की सिचुएशन चेंज हो, और ह्यूमन बीइंग का जो फर्स्ट हमारा राइट बनता है एज ए ह्यूमैनिटी, तो वो हमारा इससे बड़ा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो आपका बहुत शानदार दिल से शुक्रिया इस पूरी टीम की, हमारी ओर से, यूथ आइकॉन की टीम से और उन स्टूडेंट्स की ओर से कि ये काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू। थैंक यू।